नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 13 अगस्त है और इंदौर में आज पानी के जो भी आंकड़े आए हैं वो डराने वाले हैं। तालाबों की हालत है कि 2 तालाब पूरी तरह खाली पड़े हुए हैं। बाकी तालाबों का जलस्तर जो है बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में नहीं है। और इस महीने जिस हिसाब से पानी था 15 दिन निकल रहे हैं लगभग, और पानी आधे से भी कम गिरा है जो आवश्यकता है हमारी। चिंता का विषय हो गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। देश में इस बार चावल का उत्पादन इतना ज़्यादा नीचे चला गया है कि संभवतः अगर यही स्थिति रही तो अगले साल चावल खाने के रोने हो जाएंगे, ये भी हम बताएंगे। और 1952 के बाद पहली बार संसद के इतिहास में ये इतिहास बनते बनते रह गया। ये आज लोकसभा में, मतलब आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में, कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक बार भी मानसून सत्र में नहीं आए, परंतु आज केवल जनगण मन गाने के लिए केवल 2.5 मिनट के लिए वे आए थे और गाकर वापस चले गए। नहीं तो ये रिकॉर्ड अपने आप में कायम हो जाता। इस पर बात करेंगे सबसे आखिरी में, पर सबसे पहले पत्रिका खबर। हम सीधे खबरों पे आते हैं। आज पत्रिका खबर बात करेंगे। पत्रिका खबरों में जो है कुछ खबरें हैं जिस पर बात की जा सकती है। यस, फ्लाईओवर अधूरा है। सतसाई चौराहे पर बुरे हाल है। सुबह से शाम तक यहाँ वाकई यहाँ बहुत जाम लग रहा है। दोनों तरफ टीनें ठोक रखी है और उस चौराहे पे आने के लिए कोई ट्रैफिक सिग्नल का अंदाज लगता नहीं है और जिनको जिधर से निकलना है वो सब अपने हिसाब से निकलते हैं। दयनीय स्थिति बहुत ज़्यादा है, पर मुझे लगता है शायद लंबे समय तक बनी रही क्योंकि उस ब्रिज का कोई निराकरण तो हो नहीं पा रहा है। क्या है सर? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सत्यसाई चौराहा पर जो ओवर ब्रिज का काम चल रहा है उसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि वो पहले से ही लेट हो चुका है। अभी तो पिलर बनाने का काम बाकी है, उसके बाद स्पान डाली जाएगी। मतलब कुल मिलाकर ये कह दिया जाए तो पुल की स्थिति तो कब बनेगी, जब बनेगी। अब उसके लिए जब वहां से जो लोग गुजरते हैं उसके लिए जो सर्विस रोड बनाई गई थी, उस सर्विस रोड पर इतने गड्ढे हो गए हैं, उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां से निकलना मुश्किल हो रहेगा। और सबसे बड़ी परेशानी तो वहां आ रही है कि जब हम सत्यसाई चौराहे से विजयनगर की ओर आगे बढ़ते हैं, मंगल सिटी मॉल के सामने सड़क इतनी सक्रिय हो जाती है कि निकलना मुश्किल हो रहा है और इतनी लंबी गाड़ियों की कतार लग जाती है। खासकर वो लोग परेशान हो रहे हैं जिनका वास्ता विजयनगर और सत्यसाई चौराहा देवास नगर की तरफ आना जाना होता है। लगभग 50 से 75 हज़ार वाहन उस चौराहे से रोज निकल रहे हैं। मतलब उन सब के लिए संघर्ष होता है क्योंकि जिनको तुलसी नगर से लेकर जिनको आगे तक की कॉलोनी में जाना, उनके लिए वही चौराहा है जहाँ से बाइफरकेट होता है रास्ता, और उनको आने और जाने के लिए। पत्रिका में एक खबर और थी, वो केवल संकेत के लिए बिलावली तालाब के सुधार को लेकर 2 प्राइवेट कंपनियों ने इंटरेस्ट लिया। हो सकता है कुछ समय में उसकी हालत सुधर जाए। अब हम प्रभात किरण खबर की बात कर ले रहे हैं। प्रभात किरण की खबर में यस, आज तिरंगा यात्रा है। कल है तिरंगा यात्रा, आज है। आज तिरंगा यात्रा है। जैन जी को जुटाने की होड़ है, आज शाम को है और बड़ी तादाद में इसको लेकर सवेरे से अभियान चल रहा है। अलग अलग जगहों से लाने की कोशिश की जा रही कि अधिक से अधिक युवाओं को इस यात्रा में जोड़ा जा सके। आजकल हालत ये हो गई कि सबको जैन जी दिख रहे हैं। जिन लोगों को पहले तक जैन जी नहीं दिखते थे उनको आजकल जैन जी दिखने लगे। इसके पहले तक की जिन परंपराओं में हुसैन जी दिखा करते थे उनको भी आजकल जैन जी दिखने लगे कि भैया आप तो इधर आ जाओ तो जितना अच्छा होगा उतना हो जाएगा। क्या है पूरा प्रोग्राम? जी बिल्कुल, जैन जी इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि ये वही जैन जी है जिन्होंने इस देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिया। उससे बड़ी बात यह है कि इस देश में 12 साल से काबिज सरकार जो किसी भी मामले में जो है मात नहीं खाती थी उसको पीछे हटाना पड़ेगा सिर्फ जैन जी की वजह से। ये जैन जी सरकार के खिलाफ क्यों है, सरकार से क्यों खफा है, उन्हें मनाने के लिए, उन्हें अपना साथ दिखाने के लिए आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पर्दे के पीछे इस पूरी पिक्चर में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, संघ लगा हुआ है। संघ ने अपने दफ्तर पर उन युवाओं को बुलाकर बैठकें की जो शहर में प्रभाव रखते हैं, जो जैन जी को समेट कर लाने की ताकत रखते हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी टारगेट दे दिए गए हैं, ज्यादा से ज्यादा जैन जी को लेके आओ। भीड़ जुटाना मकसद अलग है, महिलाएं पुरुष नहीं चाहिए, जैन जी ज्यादा चाहिए। इसके लिए जितनी भीड़ ला सकते हो लानी है और तैयारी बड़ी जोर शोर से की गई है। 1 दर्जन के करीब डीजे लगाए गए हैंगे, गाड़ियों का इंतजाम किया गया हैगा और यात्रा कहाँ निकल रही है ये बड़ा विषय हैगा। इंदौर में जैन जी आंदोलन टंटिया मामा भील चौराहे पर हुआ था जो इंदौर का जंतर मंतर बन गया था। डीएवीवी परिसर के गेट से यात्रा शुरू कर रहे हैं और इसी चौराहे पर टंटिया मामा भील चौराहे से घुमाते हुए राजीव गांधी चौराहे के पहले से लेके वापस जो है डीएवीवी परिसर गेट तक यात्रा घूमेगी। इस यात्रा घूमने के दौरान सबसे बड़ी बात आपको मैं बता देता हूं, 2-4 दिन पुरानी बात है। आदिवासी दिवस पर इतने युवा जुटे थे इसी चौराहे पर कि इंदौर में एक नया रिकॉर्ड बन गया था कि इतने सारे युवक कहां से जुट गए। ये वही इलाका है जहां हॉस्टल है, कोचिंग क्लासेस है,
स्कूल कॉलेज के छात्र रहते हैं, यहां आपको जेएनजी आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए यात्रा का रूट भी वहीं रखा गया है, जगह भी वही रखी गई है कि बताया जा सके कि सरकार और भाजपा के साथ भी जेएनजी है। इस समय जेएनजी को लेकर एक बात के लिए तो जरूर देश को धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उन्होंने डर खत्म कर दिया। और इसका एक उदाहरण है छोटा सा, एक छोटी सी लड़की ने जिसका सिलेक्शन हुआ था जम्मू के अंदर ताइक्वांडो में, और उसने मुख्यमंत्री से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से आंख मिला के कहा कि आपकी सरकार में मुझसे 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई, अन्यथा मेरा सिलेक्शन हो जाता। मुख्यमंत्री ने उसकी जानकारी लेने की कोशिश की, उस मामले में जांच के लिए भी कहा। हालांकि बाद में उसका दूसरा वीडियो भी आया। पर इससे एक सबसे बड़ी बात ये हो गई कि युवाओं में अब ये ताकत आ गई है कि गलत हो रहा है तो वो आपको सामने आकर बोलने का मादा रखने लगे हैं। अभी तक एक डर था सबके मन में, बोलने से डरते थे, वो डर खत्म हो गया। इसके लिए तो पूरे देश को जेएनजी का आभार मानना चाहिए। तभी जेएनजी कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब हम अग्निबाण खबर की बात कर लेना। अग्निबाण खबर में एक दो खबरें जिस पर बात की जा सकती है। आज खबरों का बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है। यस, तीसरी नज़र के बाद भी नहीं रुक रहा है। इस पर हम पहले ही एक बार बात कर चुके हैं। तमाम जगह कैमरे लगे हैं चौराहों पर, और इसके बाद भी तीसरी नज़र होने के बाद भी कोई अंतर नहीं पड़ता चौराहों पर। जो डर होना चाहिए व्यवस्था का वो कहीं नहीं है। जब तक आपके पास डर नहीं होगा, जब तक इनमें से गाड़ियां समेटना शुरू नहीं की जाएगी, जब तक इनकी गाड़ियां खड़ी रखवाना नहीं शुरू की जाएगी, जब तक डर नहीं होगा। जब एक व्यक्ति की गाड़ी एक दिन भी ट्रैफिक थाने पे खड़ी रह जाए तो पंगु हो जाता आज की तारीख में। तो जब तक ये डर नहीं होगा कि आप समेटना शुरू कर दीजिए। 54 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वसूली बाकी है। सवाल 54 करोड़ लोगों की वसूली बाकी है। अगर 54 करोड़ में से अगर आपने मैं कह रहा हूँ 50,000 मोटरसाइकिलें भी अगर उठवा के खड़ी करवा दी आपने किसी दिन, तो आप ये मान के चलिए कि अगले दिन जिसका नंबर आ गया वो तो चौराहे में ढंग से खड़ा रहेगा। और होता यह है कि चालान बन रहे हैं, आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, नहीं आएगा तो मुझे लगता है नए चालान बंद करके पहले तो पुराने का बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। चौराहे चौराहे पर सेट ले खड़े कर देना चाहिए कि भैया आपकी गाड़ी किनारे खड़ दो, इस चालान है, आपकी गाड़ी किनारे खड़ो, इस फिल्टर लगा के छोड़ना के चालू कर दी जाए तो शहर में कानून का डर पैदा होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ व्यवस्था का डर नहीं है। अगर डर होता तो किसी की हिम्मत नहीं होगी चौराहे से गाड़ी पार कर लेता। क्यों साहब? बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर बात कर ली जाए शहर की आबादी अगर हम 40 लाख मान ले तो 30 लाख लोग तो ऐसे होंगे कि जिनके पास गाड़ी होगी, चाहे 2 पहिया हो या 3 पहिया हो या 4 पहिया हो। अब वो 30 लाख लोगों में से 20 लाख चालान आप बना चुके हैंगे। मतलब आप सोचिए कि आपने आधे से ज्यादा लोगों के चालान बना दिए हैं, उसके बावजूद भी ट्रैफिक वैसा ही रेंग रहा है। इसको समझना होगा, पुलिस को समझना होगा कि सिस्टम में कहाँ खामी है कि चालान बने जा रहे हैं, ट्रैफिक नहीं सुधर रहा है। इस पे विचार करने की जरूरत है कि आप चालान का पहाड़ खड़े करे जा रहे हैं और आज नहीं कल आप वसूली कर लेंगे, पर इस शहर की व्यवस्था को आप सुधारने में नाकाम है, इस शहर के ट्रैफिक को सुधारने में आप नाकाम है। पहले साहब ये चालान का पहाड़ बड़ा करने की बजाय इस शहर के ट्रैफिक को सुधारिए। चौराहों पर, सड़कों पर पुलिस को उतारिए। हर चौराहे पर आप एक सिपाही खड़ा कर दीजिए, उतना ही शहर के लिए काफी है, बाकी सब हो जाएगा। पर आपके सिपाही तो चालान काटने के लिए एक कोना पकड़ रहते हैं और कोना पकड़े ही अपना काम कर लेते हैं और हो जाती है ड्यूटी, और कोई देखने वाला नहीं। बड़े साहब जो हैं ठंडे कमरे से बाहर निकलते ही नहीं हो तो निकलना। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, आपको याद, अगर जो भी लोग वहाँ आजकल हाईकोर्ट के सामने से निकलते हो तो एक जवान वहाँ पोस्टेड रहता था। एक जवान का डर इतना रहता था कि चारों दिशाओं की तरफ से आने वाले लोग वहीं रुक जाते थे। हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे 40 जवान तैयार नहीं कर पाए शहर में जो 40 चौराहों पर अगर खड़े हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं वहाँ से निकल जाए। सबसे पहले हमें उन जवानों को तैयार करना पड़ेगा जो अकेला चौराहे पे खड़ा हो जाए, तो उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो उसको संरक्षण मिलना चाहिए ताकि किसी भी स्थिति में लड़े। वर्दी की ताकत जो है शहर के लोगों को बताने की जरूरत है कि वर्दी में कितनी ताकत है। और लोग ऐसा नहीं है कि डरते नहीं है, लोग पालन नहीं करना चाहते, पर आप व्यवस्था तो दीजिए। आप व्यवस्था देने में नाकाम है, बस आप चालान पे चालान ठोके जा रहे हैं। बहुत बढ़िया है, अच्छा है। और थोड़े दिन हो जाएंगे तो अपने को कहना है 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य होना चाहिए इंदौर में कि एक और नया स्वच्छता के बाद नया तमगा 100 करोड़ रुपए के चालान बने। हाँ, मतलब शहर को आपने 54 करोड़ का तो कर्जदार बना ही दिया है, आप 100 करोड़ का बना दीजिए। हाँ, अब एक और खबर, 36 दिन के बाद 36 दिन में इंदौर को मिला है सिर्फ 4.2 इंच पानी। जुलाई के 7 दिन में मिला है 8 इंच पानी। अभी 12 इंच पानी, मतलब इस महीने का कोटा 12 इंच का है, जो 8 इंच पानी मिला है। हमारे पास समय है, पर जिस रफ्तार से पानी चाहिए, मतलब जिस झमाझम का इंतजार है शहर को, वो अभी भी नहीं है। जिस प्रकार का पानी गिर रहा है, पानी तो कैसा भी हो बहुत अच्छा है, जल स्तर बढ़ रहा है उससे, पर फिर भी
एक तेज वर्षा की बहुत जरूरत है। मुझे लगता है यह तो सावर पे ऐसा पानी गिरे तो भी बहुत अच्छा, पर अगर ये नहीं है तो भी चिंता का विषय अब होने लगा है, क्योंकि तालाब आपके सूखे हुए हैं। क्या साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो मानसून जो है रूठा हुआ है उसको मनाने की जरूरत नजर आ रही है। बात करते हैं इंदौर के आसपास के एरियो में, अंचल की तरफ हम देखते हैं तो वहां तो पानी तेज गिरता है। इंदौर में बात करते हैं फुहारें गिर जाती है, और फुहारें भी इतनी धीमी रफ्तार से गिरती है कि जमीन तक मुझे लगता है कि वो पहुंच भी नहीं पा रही है। इंदौर में अगर बात कर लें तो 5 इंच पानी जो औसत से भी जो अभी तक होना चाहिए उससे कम है। अगर बात कर लें कि ओवरऑल कितना पानी कम है तो 20 इंच पानी की औसत के हिसाब से जरूरत है, पर वो औसत पुराना आंकड़ा हो गया है। जब शहर की आबादी कुछ थी, जब शहर का विकास कुछ और था, शहर में कंक्रीट का जंगल कुछ और था, आज शहर को कम से कम 40 इंच पानी तो होना ही चाहिए। और जिस तरीके से इस बार गर्मी में सूखा पड़ा है, हमें 50 इंच पानी से कम काम नहीं चलेगा, नहीं तो अगले साल हम फिर परेशान होंगे और वही हालत जो देखेंगे जो इस बार हमने गर्मियों में देखे हैं। अब हम दोपहर खबरों की बात कर रहे हैं। दोपहर की जो खबरें, एक तो ग्रीन वेस्ट निष्पादन के लिए निगम प्लांट बना रहा है, 100 टन रहेगी इसकी क्षमता, इसके लिए टेंडर जल्द हो रहे हैं। हमारे पास पहले से एक वेस्ट का प्लांट है, पर एक और प्लांट इसलिए डल रहा है, इससे सीएनजी का उत्पादन बड़ी राहत है। सीएनजी के अलावा हम जो भी, अब तो गोबर गैस का उत्पादन भी करने की तैयारी कर रही है सरकार, ताकि उसको सीएनजी के साथ मिला के चलाया जाए। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी, पर सीएनजी के से बहुत सारे हम प्रोजेक्ट जो है चला पाएंगे। तो अब जो है नया मामला है ग्रीन वेस्ट के निष्पादन का, क्या है साहब ये? जी बिल्कुल, आपके घरों में पेड़ पौधों की कटिंग के बाद जो कचरा निकलता है जिसे ग्रीन वेस्ट कहा जाता है, वो कचरा हो गया। बात कर लेते हैं बगीचे से जो कचरा निकलता है उसको ले जाने में नगर निगम को बड़ा जोर आता हैगा। वजह यह है कि दिक्कत ये है कि उसको ले जाके पटके कहाँ, उसके निपटान की व्यवस्था नहीं हैगी। इस वजह से जो है नगर निगम अभी तक लापरवाही बरतता था। अब ग्रीन वेस्ट का प्लांट लगा रहा है, पीपीपी मॉडल पे प्लांट लगेगा। प्लांट लगाने वाले ठेकेदार खुद ही प्लांट लगाएगा, उस ग्रीन वेस्ट से कमाई भी खुद ही करेगा और नगर निगम को भी कमा के देगा। तो इस तरीके के प्लांट लगाने की मुझे लगता है शहर में जरूरत है। और इंदौर मुझे लगता है शहर है जो सफाई के मामले में तो नवाचार करता ही रहता है, और जिसे पूरा देश जो है देखकर फिर वे भी इस पर अमल करते हैं। हाँ, वैसे भी नगर निगम को कम से कम 15-20 प्लांट ऐसे चाहिए जो कमा के नगर निगम को ला के देते रहे, ताकि कम से कम नकली फाइलें कम से चला कर रहे उसके अंदर। एक और ये है कि जो बस के बढ़े हुए किराए थे 112 रुपये, जैसे इंदौर से उज्जैन का किया, 530 रुपये के लगभग भोपाल का, जो अभी हाल किराया बढ़ गया है 2 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। सवारियों का अभाव होने लगा है बसों में। हालांकि ये भरपाई अभी हाल सावन के कारण हो रही है कि दूसरे यात्री मिल रहे हैं, पर रेगुलर यात्री जो है उनकी अब नारेबाजी करने लगे हैं, उनको महंगा पड़ रहा है रोज। दूसरी तरफ ये है कि बस वाले भी जो है 112 रुपये के बजाय 100 रुपये में ले जाने को तैयार है, मतलब वो कम ले रहे हैं किराया बढ़ाने को लड़े जा रहे थे, पर किराया कम करके लेने को तैयार है कि रहने दो, आप तो 100 रुपये दे देना। बसें तो चलें, नहीं तो वो भी नहीं चली तो कम से कम ये अतिरिक्त घाटा बस कंपनियों को होगा। क्यों साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी तो सावन के उज्जैन दर्शन करने वालों की वजह से आपको भरपाई हो रही, जो लोग कम हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग अपने काम धंधे पर या अपने रोज के रोजमर्रा के काम निपटाने नहीं जा रहे हैं, उन्होंने रुख रेल की तरफ कर लिया है। रेल का भाड़ा तो नहीं बढ़ाएगा, लोगों ने रेल का सहारा ले लिया है। बस दिक्कत कहाँ आ रही है? समय की दिक्कत आ रही है कि रेल उनके उस समय पे मिल रही है या नहीं। बात कर रहे हैं उन्हें जहां जाना होता है, रेल का स्टेशन वहां से कितनी दूर है। तो जो लोग 25% लोग जो थे वो उधर शिफ्ट हो चुके हैं। अब इन 25% की भरपाई जो है अभी तो सावन में महाकाल दर्शन करने वाले कर रहे हैंगे, उसके बाद देखा जाएगा। हालांकि ड्राइवर और कंडक्टर और बस मालिक भी समझ रहे हैं कि इसकी भरपाई करनी है तो किराया जो 75 से 100 रुपए ले लिया जाए, बढ़ाकर काफी है, 12 रुपए बाद में देख लिया जाएगा, देख लेंगे, लगेज पार्सल बराबर कर लेंगे। एक जानकारी आपको देता हूँ, किसी जमाने में नीम के पेड़ जो है कल औपचारिकता में लगाए जाते थे शहर भर में, तमाम जगह बाहर के इलाकों में। इनसे कोई फायदा नहीं होता था किसी भी लगाने वाले को, परंतु अब नीम के पेड़ भी जो है पैसा देने लगे, मतलब उसमें मिठास आ गई नीम में। हो ये गया है कि तमाम हर्बल कंपनियां, दवा कंपनियां, जो केमिकल बनाने वाली हैं, जो खेतों में छिड़काव करने के लिए दवाइयां बनाने वाली तमाम कंपनियों को नीम गोली की बड़ी जरूरत है, नीम गोली और नीम की पत्तियों की। 20 रुपए किलो से लेकर सूखे पत्ते 60 रुपए किलो तक और नीम गोली जो है बिक रही है और टनों से खरीदी जा रही है। मालवा निमाड़ में गजब हो गया, 600 टन के लगभग जो है इसकी हर दिन खरीदी की जा रही है। मतलब जिन लोगों के यहाँ पहले निम्बोली और कोई काम का झाड़ नहीं है, वो झाड़ इतने काम के हो गए उसको एक एक निम्बोली संभाल के रखने लग गए। मतलब कि ये महंगी बिक रही है। छोटे मोटे जिनके यहाँ लगे हैं झाड़ वो भी अच्छा पैसा इससे कमा रहे हैं, ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। शहर में जो हरियाली महोत्सव चल रहा, मुझे लगता है उसमें नीम के पेड़ ही लगा दिए जाए तो नगर निगम की कमाई का एक और जरिया तो हो ही जाएगा। और नीम के पेड़ को लेकर कहा जाता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है।
हमारे एक महापौर थी जो बेचारी नीम सिटी बनाने के प्रयास में लगी रही आखिरी तक, और कई बगीचों में उन्होंने कोशिश भी की, पर अब ठीक है, आज उनके प्रयास काम आ रहे हैं जिनके यहाँ लगे हैं। दोपहर के पहले बजे खबर संक्षेप में बात कर लेता हूँ। नहीं चल पाया मानसून सत्र। पहले दिन से आखिरी दिन तक केवल 2 सवाल पूछे जा रहे थे प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि पेलेट गन किसने चलवाई, गोलियां छात्रों पर किसने चलवाई। पहले दिन से यह हल्ला को लेकर कांग्रेस ने गठान, मतलब विपक्षी दलों ने गठान बांध रखी थी कि आपको जवाब देना पड़ेगा गृह मंत्री को, और गृह मंत्री ने पहले दिन से कसम खा रखी थी कि मेरे को इसका जवाब नहीं देना है। परिणाम ये हुआ कि 2 सवालों के जवाब के चक्कर में लोकसभा की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई आज भी नहीं चल पाई। मतलब आखिरी दिन था। 1952 के बाद ये पहला रिकॉर्ड है जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही एक पूरे सत्र में नहीं आए। ये उनके नाम पर स्टिकर बन जाता आज, परंतु आज आखिरी दिन जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहुंचे सदन में, सभापति जी आए और आते से उन्होंने कहा कि सबसे पहले वंदे मातरम का गीत होगा, राष्ट्रगीत, और सब खड़े हुए, और उसके बाद उन्होंने अनिश्चित काल के लिए लोकसभा स्थगित कर दी। तो ये बड़ी बात रही, पर मुद्दों की बात वहीं की वहीं रही कि अब यह मामला जो है, सवाल उठता है कि आखिर 2 सवालों का जवाब देने में कहीं पे भी दिया जा सकता है, कोई लोकसभा में देने की जरूरत नहीं थी, पर जिद और अड़े रहने के कारण जो है लोकसभा नहीं चली। विपक्ष का कहना है कि अगर आप ये जवाब दे देते तो बता देते। हालांकि ये बात बता दूं आपको कि गृह मंत्री इसका जवाब नहीं दे सकते थे। अगर वो कहते कि मैंने नहीं कहा तो ये किसने कहा जिसके कहने से छात्रों पे गोलियां चली, ये संभव नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा शायद कि मुलायम सिंह के कार्यकाल में जब गोली चली थी अयोध्या में, बाबरी मस्जिद पर जो गोलीबारी हुई थी, उसको लेकर आखिरी समय तक ये पूछते रहे कि भैया गोलियां क्यों चलवा दी मुख्यमंत्री जी ने, और उसके कारण सरकार पूरी आई थी। पर आज सवाल उठ रहा है कि गोलियां किसने चलवाई, इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जो जवाब देगा वो फंस जाएगा, इसलिए कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। एक और खबर है, ये बड़ी खबर है ये अपने आप में। भोपाल में सीलिंग एक्ट के तहत जो है 62,000 से ज़्यादा मकानों के ट्रेस आउट किए गए जो आवासीय थे और उनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। जहाँ किसी ने दुकान खोल रखी, किसी ने क्लिनिक खोल रखा है, किसी ने शोरूम बना रखा है, किसी ने छोटी मोटा जो भी कर रखा है, इन सब को लेकर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। 62,000 लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं जो सीलिंग है, जो आप कमर्शियल उपयोग नहीं करेंगे, और यदि करेंगे आप तो कमर्शियल उपयोग के आपको पैसे कमर्शियल के भरने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में यह हवा इंदौर तक भी आ गई तो इंदौर में 1 लाख से ज़्यादा मकान ऐसे होंगे जिनका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। प्राधिकरण में 6,000 से मामला लीज के ऐसे ही फंसे हुए हैं जिनके लीज का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आवासीय जगह लेकर उन्होंने व्यावसायिक उपयोग कर रखा है। 8-8 साल 10-10 साल हो गए, इसका निराकरण नहीं होने का ये लीज शर्तें हुए फंसे पड़े हुए हैं। अगर इसका यहाँ पे प्रयोग होगा तो मुझे लगता है 1 से 1.25 लाख मकान अपने आप सील हो जाएंगे इंदौर के अंदर भी। तो ये आज भोपाल में चालू हो गई प्रक्रिया, उन्होंने नोटिस देने का काम चालू कर दिया। अगले हफ्ते से मकान सील करने का काम भी वे शुरू कर देंगे। आज इसके अलावा एक खबर यह है कि देश में चावल का बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ। अल नीनो के कारण 90 लाख टन चावल इस बार उत्पादन कम होने जा रहा है। इसके बाकायदा अब उत्पादन की चूंकि लेट हो गया है, बारिश हुई नहीं है बहुत सारे राज्यों में, जहां हो गई वहां इतनी ज़्यादा हो गई कि बारिश के कारण फसलें खराब हो गई, तो 90 लाख टन उत्पादन इस बार कम हो रहा है। हमारे यहाँ पिछले साल का स्टॉक है, बफर स्टॉक रहता है, इसलिए इस साल चावल की दिक्कत थोड़ी कम होगी जरूर। इस बार भी चावल के भाव फिर भी तेज़ी से बढ़ेंगे, पर आने वाले साल में अगर यही स्थिति रही तो चावल का बहुत बड़ा संकट आपको इस देश में देखने को मिलेगा। हालांकि निर्यात हमारे यहाँ से वैसे भी अभी नहीं हो रहा है। और एक संक्षेप पे खबर बता देता हूँ कि राज्यों द्वारा की कर्ज उठाने के नाम पे की जा रही जादूगरी को लेकर केग ने जो रिपोर्ट जारी की है, महालेखाकार ने, उसने बताया कि राज्य कर्ज के जाल में बुरी तरह उलझ चुके हैं और राज्य कर्ज उठाने के बाद में अपने जो अकाउंट्स हैं जो होना चाहिए उसमें उसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं, खेल रहे हैं। पर राज्य जो धीरे धीरे कर्ज के जाल में बुरी तरह से उलझ गए हैं। अपनी योजनाओं के लिए अब उनको हर महीने कर्ज उठाना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने आगाह किया है राज्यों को कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में राज्यों की हालत बहुत ज़्यादा खराब होगी। भयानक रूप से बिजली का, पानी का, आपके सड़क के तमाम टैक्स आपको बढ़ते हुए लगेंगे। मध्य प्रदेश में 10% बिजली की दरें बढ़ाने के लिए आवेदन दे ही दिया, तो ये सब अपने आप प्रक्रिया शुरू होगी। जो मुफ्त रेवड़ी खा रहे हैं उनका तो भला है, पर जो मध्यम वर्गीय परिवार है सारा बोझ उनके ऊपर आना है, उनको तैयारी कर लेना चाहिए। तो ये खबरें हैं, जानकारियाँ हैं जो हमने आपको दी। हमारा आग्रह कार्यक्रम को लाइक करिएगा। यदि आपको बेहतर लगता है तो कृपया कुछ सुझाव देना चाहते हैं जरूर दीजिए। आप हम इसे और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर आपको धन्यवाद।